जय हिंद बच्चों, मैं संजीव शर्मा। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी का अध्याय, साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मेरे भाई ने कुछ वर्ष पूर्व एक व्यापार करने की सोची, पर चूंकि व्यापार के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए उसने मेरे चाचा को साथ में लिया। दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, तो जो उन्होंने 10-10 लाख लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है, तो व्यापार प्रारंभ करने के पहले उसकी नियम और शर्तें पहले ही तय की जाती है। एक अनुबंध बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये उन्होंने एक पार्टनरशिप चालू की। मेरे भाई और मेरे चाचा ने व्यापार दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति करता गया। कुछ वर्षों पश्चात मेरे चाचा, जो कि ओल्ड एज में आ गए थे, वो व्यापार में उतना समय नहीं दे पा रहे थे जितना पूर्व में दे पा रहे थे। तो ऐसी दशा में उन्होंने मेरे भाई के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अब चूंकि मैं काम करने में असमर्थ हूँ, ठीक है, उतना समय नहीं दे पाऊँगा, अतः अपना जो साझेदारी का हिस्सा है उसमें एक परिवर्तन किया जाए। पहले अपन बराबर के साझेदार थे, अब चूंकि मैं काम करने में असमर्थ हूँ, अतः एक अपन नए अनुपात का गठन करें, जिसे हम क्या बोलते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी के पुनर्गठन को समझने के लिए हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि पूर्व में मेरे चाचा और मेरे भाई समान अनुपात में साझेदार थे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 50-50, 1/2 एंड 1/2। और भविष्य में चूंकि चाचा काम करने में असमर्थ थे, अतः इनका लाभ हानि अनुपात है, इन्होंने परिवर्तित कर लिया है। अब जो मेरे चाचा हैं, सिर्फ 1/4 भाग के पार्टनर रह गए। पहले ये लोग 1/2 बराबर के साझेदार थे। अब मेरे चाचा को सिर्फ 1/4 भाग ही मिलेगा। तो जब मेरे चाचा को 1/4 भाग मिलेगा, तो मेरे भाई को कितना मिलेगा, 3/4, 3/4। यदि हम इसको परसेंट में व्यक्त करें, तो पहले मेरे चाचा और मेरे भाई 50-50% के पार्टनर थे, 50%। पर चूंकि वृद्धावस्था के कारण मेरे चाचा काम करने में असमर्थ थे, तो वो सिर्फ 25% के पार्टनर रह गए। 1/4 मीन्स होता है 25%, 25%। तो जब 100 में से 25 आप माइनस कर देंगे, तो बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो मेरे भाई को मिलेगा 75%। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि जब साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं, तो इस परिवर्तन को क्या बोला जाता है, साझेदारी का पुनर्गठन। और साझेदारी का पुनर्गठन, यदि मान लो कोई साझेदार फर्म छोड़कर चले जाता है, तो भी साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, या कोई नया साझेदार फर्म में आ जाता है, तो ऐसी दशा में भी साझेदारी का पुनर्गठन आवश्यक हो जाता है। तो बच्चों, आप इस प्रकार देख सकते हैं कि मेरे चाचा का भाग जो है 1/4, 25% हो गया। पहले 50% था, अब 25% हो गया। इसका मतलब मेरे चाचा जो हैं वो अपने भाग का त्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, त्याग। तो इससे हमारा एक सूत्र बनता है, फार्मूला बनता है, त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले 50 था, अब 25 रह गया। ठीक है, तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात क्या बनता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और दूसरे अनुपात का, मेरे भाई का पहले 50% था, अब 75% हो गया। मतलब इसने 25% अनुपात गेन किया। ठीक है, गेन किया। इसको 25% भाग का क्या हुआ, प्राप्ति हुई। तो इसको बोलते हैं गेनिंग रेशो, लाभ प्राप्ति रेशो। तो लाभ प्राप्ति रेशो का क्या फार्मूला बनेगा आपको इससे, कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखिए, न्यू रेशो कितना है, 75, ओल्ड रेशो कितना है, 50। तो 75 माइनस 50, तो 25% मेरे भाई को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और मेरे चाचा को 25% का क्या हो रहा है, सैक्रिफाई। अब इसी पर आधारित हम एक आंकिक प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों,
ए और बी 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। एक फर्म में ए और बी पार्टनर हैं, 2:1 के रेशो में। भविष्य में वे 3:2 के अनुपात में लाभ बांटेंगे। भविष्य का अनुपात दिया है 3:2, तो त्याग के अनुपात की गणना कीजिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। In future, they will share profit in the ratio of 3:2. Calculate the sacrificing ratio. अपने को sacrificing ratio निकालना है, त्याग अनुपात। जैसा कि मैंने इसका भी फार्मूला बताया था आपको, sacrificing ratio का क्या फार्मूला होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इस प्रश्न में आपको ओल्ड रेशो क्या था इनका? 2:1, 2:1। एंड न्यू रेशो क्या है? 3:2, 3:2। तो ये देखिए ए एंड बी दो पार्टनर है, ए बी 2:1, 2/3, 1/3, 2:1। 2:1 का मतलब सभी को मालूम है, 2 और 1 3, 2/3, 1/3। फ्यूचर प्रॉफिट रेशो, फ्यूचर प्रॉफिट रेशो क्या दिया है अपने को? ए एंड बी 3:2, 3/5 एंड 2/5। तो ये है हमारा ओल्ड रेशो, ये क्या है? न्यू रेशो। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग बोला जाए या गेनिंग बोला जाए, यदि आप कोई भी एक रेशो कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने होता है, क्योंकि जब एक साझेदार गेन करता है तो दूसरा क्या करता है? सैक्रिफाई करता है। तो हम देखेंगे बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला। सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अभी हमें नहीं मालूम कौन सैक्रिफाई कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है। तो ए सैक्रिफाई, पहले हमने ए को रखा, ए सैक्रिफाई ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशो क्या है? 2/3 और न्यू रेशो क्या है? 3/5। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 15। ठीक है, एलसीएम लेना सभी को आता है। लघुत्तम 3 5 15, 5 2 10, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो ये ए का आ गया 1/15। ए ने कितना सेक्रीफाई किया? 1/15। और बी कितना सेक्रीफाई कर रहा है? 1/3 माइनस 2/5। एलसीएम आ गया 15। 3 5 का 15, 5 3 15, 3 2 6। ठीक है, एक बार और देख लें। 3 और 5 का लघुत्तम आ गया 15, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6। तो ये बी का आ रहा है -1/15। ठीक है, इसका मतलब कौन सेक्रीफाई कर रहा है? ए सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ए का देखिए आप, पहले 2/3 था, अब कितना हो गया है? 3/5। ठीक है, तो ए कितना सेक्रीफाई कर रहा है? 1/15। तो जब ए सेक्रीफाई कर रहा है तो बी क्या कर रहा है? बी गेन कर रहा है। बी क्या कर रहा है? गेन। अब मैं आपको इसको एक और उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए टोटल हिस्सा आपकी पार्टनरशिप फर्म का 100 है। आप 100 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कौन सेक्रीफाई कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। देखिए पहले बी का था 2/3। 2/3 मतलब यदि आप यहाँ पे देखेंगे 100 × 2/3 मतलब होता है 66.67। मतलब ए पहले 66.67% का पार्टनर था। अब ए का फ्यूचर में हो गया है 3/5। तो 100 × 3/5 तो ये 60% का पार्टनर रह गया। पहले ये 66.67% का पार्टनर था फर्म में, अब ये ओनली 60% का पार्टनर रह गया। तो इससे देखो साफ दिख रहा है कि ये जो पहले 66 था अब हो गया है 60%। तो ये 6.67% सेक्रीफाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाई। तो ऐसे भी आप जान सकते हैं, यदि आपको कभी कंफ्यूजन हो कि कौन सेक्रीफाई कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, तो आप इसे 100 की मदद से भी इसको सॉल्व
कर सकते हैं। बच्चों, अब साझेदारी का पुनर्गठन के अंतर्गत ही हम एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है गुडविल, ख्याति। गुडविल का मतलब सभी लोग समझते हैं कि जो एक रनिंग बिजनेस की जो एक पर्सनल रेपुटेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल, ख्याति। और ख्याति वो संपत्ति है जो कि एक अदृश्य संपत्ति है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे सपोज करिए मैं अपने एक ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है, मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि आप लौटते समय वॉशिंग पाउडर लेके आइएगा। चूँकि वो जल्दबाजी में वॉशिंग पाउडर का नाम बताना भूल गई। अब मैं शाम को दुकान पर पहुँचा, वहाँ विभिन्न प्रकार की कंपनियों के वॉशिंग पाउडर रखे हुए थे। अब मैं उसमें से कौन सा वॉशिंग पाउडर लेके जाऊँ, ठीक है, और मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं था उस दिन। तो ऐसी कंडीशन में मैंने उसी वॉशिंग पाउडर का मुझे ध्यान आएगा जिसका मैंने विज्ञापन देखा होगा। एक दिन पहले या 2 दिन पहले टीवी पर या न्यूज़पेपर पर मैंने उसका जो विज्ञापन देखा होगा, वही मेरे एकदम माइंड में क्लिक होगा, ठीक है। तो उसी प्रोडक्ट की तरफ हम आकर्षित होते हैं जिसकी मार्केट में क्या होती है, गुडविल। जिसकी मार्केट में अच्छी गुडविल होती है, उसी प्रोडक्ट की तरफ हम आकर्षित होते हैं। तो समझ गए ना, गुडविल जो होती है एक रनिंग बिजनेस की जो एक पर्सनल रेपुटेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। अब हम आगे देखेंगे ख्याति उत्पन्न होने के कारण, कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल, कि हम बिजनेस में ऐसा क्या वर्क करते हैं जिसके कारण हमारी मार्केट में गुडविल उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है। देखिए, सबसे पहला अपन ने पॉइंट लिया है प्लेस ऑफ बिजनेस, व्यापार का स्थान। आपका जो बिजनेस है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर आसानी से ग्राहक आ जा सके, ठीक है। यदि मान लीजिए आप कोई इंटीरियर में जाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो उतनी जल्दी रन नहीं पकड़ेगा जितना कि मेन मार्केट में बिजनेस रन पकड़ता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक दुकान है जो कि मेन मार्केट पर है, उस पर कस्टमरों की भीड़ लगी है, ठीक है, जबकि वो दुकान में इतना विंडो ड्रेसिंग नहीं है, इतना डेकोरेशन नहीं है, मामूली दुकान है, लेकिन कस्टमर काफ़ी हैं। और दूसरी शॉप देखिए जिस पर विंडो डिस्प्ले हो रहा है, काफ़ी उसने लाखों रुपए खर्च करके दुकान बनाई है, फर्नीचर बनाया है, पर चूंकि ये मेन मार्केट में नहीं है, मेन मार्केट में नहीं होने के कारण इसके पास कस्टमर नहीं है। तो गुडविल क्रिएट होने का सबसे मेन पॉइंट होता है प्लेस ऑफ बिजनेस, व्यापार का स्थान। यदि व्यापार आपका ऐसी जगह पर है जहां पर हज़ारों कस्टमर आते जाते हैं तो वो बिजनेस जल्दी रन पकड़ता है, ठीक है, उसकी मार्केट में जल्दी इमेज बनती है, गुडविल बनती है। एक और पॉइंट आता है व्यापार में, ये छोटे व्यापारों में ज़्यादा देखा जाता है, जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, छोटे व्यापार होते हैं, व्यापारी का सद्व्यवहार, बिहेवियर ऑफ बिजनेसमैन, कि व्यापारी का सद्व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे कस्टमर उस दुकान पर दोबारा जा सके। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि लाइन से फ्लावर शॉप हैं, फूलों की दुकान है, लेकिन एक पर्टिकुलर दुकान है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हैं और एक ये दुकान है जिस पर कि कस्टमर नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है? ये होता है बिहेवियर। यदि मान लो व्यापारी का बिहेवियर अच्छा है तो ग्राहक उसकी दुकान पर दोबारा जाना पसंद करता है, ठीक है, और यदि बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो आप एक बार तो जाएंगे लेकिन दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक अपना रियल स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मैं बुक्स खरीदने के लिए दुकान पर गया। तो अब चूँकि पुस्तक बाजार था तो काफ़ी दुकानें लाइन से पुस्तकों की थी, ठीक है, और जो एक नॉमिनल डिस्काउंट होता है वो सभी दुकानदार देते हैं। तो मैंने जो पुस्तक ली उस पर जो डिस्काउंट उसको देना था वो तो दिया उसने, साथ में मुझे चूँकि कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा था तो उसने, दुकान वाले ने मुझे एक वेल विशेज़ भी दी, बेस्ट ऑफ लक दिया, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, ठीक है। भाई माल तो सभी बेचते हैं लेकिन उसने एक बेस्ट विशेष दी जिससे कि मेरे को एक मन में उस दुकानदार के प्रति एक भाव उत्पन्न हुआ कि कितना अच्छा दुकानदार है जिसने मुझे वेल विशेष दी है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, परीक्षा देने जा रहा हूँ, और यदि कोई मुझे बेस्ट ऑफ लक देगा तो कितना अच्छा है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गया तो बुक खरीदने, तो मैं उसी दुकान पर गया, उसी दुकान से मैंने लिया, वो बुक ली, ठीक है। तो ये होता है एक व्यापारी का सद्व्यवहार।
बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर। यदि आप अच्छा बिहेवियर रखेंगे तो आपके पास दोबारा ग्राहक आना पसंद करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्राहकों का आकर्षण, अट्रैक्शन फॉर कस्टमर। भाई कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होते हैं, बात बताइए प्रोडक्ट की तरफ। भाई कस्टमर तभी अट्रैक्ट होते हैं जब वो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, ठीक है, तभी वो उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति सामान खरीदने के लिए मार्केट जा रहा है, लेकिन उसको वही प्रोडक्ट लेना है जिसकी मार्केट में एक अच्छी गुडविल होगी, तो वो उसी प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होगा जिसकी मार्केट में गुडविल होगी। गुडविल कैसे क्रिएट होगी, एडवर्टाइजमेंट। तो इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं मैं, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आप कराएंगे तो इससे भी आपकी मार्केट में क्या बनती है, गुडविल। कंपनी लाखों रुपए खर्च कर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देती है, क्यों देती है, ताकि वो ग्राहक की मेमोरी में बना रहे और जब भी वो मार्केट जाए तो उसको उस प्रोडक्ट का ध्यान आए, जिसे हम बोलते हैं ग्राहकों का आकर्षण, अट्रैक्शन फॉर कस्टमर। आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, ठीक है, तो वो होर्डिंग्स क्यों लगाए जाते हैं, ताकि कस्टमर वहाँ से गुजरे, उसकी नज़र पड़ेगी तो वो प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होगा। तो ये होता है अट्रैक्शन फॉर कस्टमर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है गुडविल क्रिएट करने का, अट्रैक्शन फॉर कस्टमर। लाखों रुपए खर्च करके लोग अपनी गुडविल मार्केट में बनाते हैं। देखो एक और पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे बेटे, उत्तम माल एवं उचित दाम। यदि मान लीजिए आप अपनी दुकान में एक रीजनेबल प्राइस रख रहे हैं, ठीक है, और बेस्ट क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर उसी दुकान पर जाना पसंद करेगा। जैसा कि आपने आजकल देखा होगा कि सेल लगी होती है, बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, या 50% ऑफ, 40% ऑफ। ये सेल क्यों लगाई जाती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कस्टमर हमारी दुकान पर आए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 शॉप हैं, लेकिन कस्टमर उसी दुकान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जहाँ पर उसको सेल लगी हुई है। क्या लगी हुई है, सेल। तो वो सेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि सेल लगी है तो प्राइस भी रीजनेबल होगा और क्वालिटी तो रहेगी ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है, बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस। बच्चों अब हम ख्याति उत्पन्न होने के एक और कारण पर चर्चा करेंगे, विक्रय पश्चात सेवा, सर्विस आफ्टर सेल। ये जो है ऑटोमोबाइल वाले बिजनेस में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है, या फिर आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, जैसे ही कोई मोबाइल खरीदने मार्केट जाते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि यदि मान लो हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है तो उसके सर्विस सेंटर है कि नहीं आपकी सिटी में। यदि सर्विस सेंटर नहीं होगा तो आप फिर उस मोबाइल को ख़रीदना पसंद नहीं करते, ठीक है। वही कंपनी ज़्यादा प्रोग्रेस करती है जो सर्विस आफ्टर सेल। यदि सर्विस आफ्टर सेल, विक्रय पश्चात सेवा जिसकी अच्छी होती है, वो कंपनियाँ जल्दी रन पकड़ती हैं। आप देखना अपने शहर में जो भी मोबाइल कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप पसंद करती हैं कि हमारी हर एरिया में एक वर्कशॉप हो। इसी तरह जो ऑटोमोबाइल वाले बिजनेस होते हैं, कौन से, ऑटोमोबाइल वाले बिजनेस जो होते हैं, ठीक है, तो ये लोग भी अपना शोरूम तो बनाते ही हैं, शोरूम के साथ एक सर्विस सेंटर भी बनाते हैं, और सर्विस सेंटर भी उनका उतना अच्छा बनाया जाता है जिससे कस्टमर दोबारा से आ जा सके। भले ही वो प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदे, लेकिन वो सर्विसिंग कराने वहीं जाएगा जहाँ पर अच्छी सर्विसिंग होती होगी, ठीक है। तो ये सर्विस आफ्टर सेल, यदि आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आपकी एक मार्केट में गुडविल बनेगी।